इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियां जिस पे आप 4 साल खड़े रहे वो आपसे ले ली गई क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने ना अहल और ना लायक शख्स थे कि बैसाखियां भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। हर रोज कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूं, तो अगर इतनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मरियम नवाज साहिबा ने आज अपनी पासपोर्ट हासिल किया हाई कोर्ट से और उसके बाद एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन पर उनके बकौल जो मजालिम ढाए गए, जो मुकदमात दर्ज किए गए, नैब के अंदर न सिर्फ केस बनाए गए बल्कि उनको जेल में रखा गया, उस हवाले से काफ़ी तफसीली रुदात उन्होंने बयान की और साथ साथ इमरान खान साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और वो कहते हैं कि हुकूमत में रहने के बावजूद अभी तक हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ ये कि सज़ा दी गई बल्कि उनको जेल में बंद किया गया, उनको सियासत से बाहर किया गया और अब ये कहा जाता है कि जी मुल्क के जो कायदीन हैं उन्हें सियासत से बाहर नहीं करना चाहिए। तो उनका लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से नहीं है कि हम अपने हिस्से का भुगत चुके हैं, इमरान खान साहब ने अभी भुगतना है, लेकिन इमरान खान साहब को अभी भी बहुत सारी हमदर्दियां और सपोर्ट हासिल है। साथ साथ अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो वापसी का रास्ता है वो साफ है, सिर्फ एक दरखास्त देनी है और वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है कि वो कब आएंगे। तो ये एक मामला जिस पर आज गुफ्तगू करेंगे मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि क्या जिस तरह उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया है कि वो मुल्क से बाहर जा रही हैं और उन्होंने अपनी एक कोई सर्जरी भी करवानी है और मेडिकल सर्जरी के साथ साथ वो अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगी, तो उसके बाद मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। साथ साथ आज इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसल वाडा की नाअहली का मामला है उसकी जो समात है उसके दौरान एक बहुत अहम जुमला कहा और उन्होंने कहा कि ये ताहयात नाअहली का जो है ये स्याह कानून है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत का जुमला है क्योंकि अगर किसी भी मरहले पर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म हो जाता है, अगरचे इस मामले में ज़ेर गौर यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं दे सकता, लेकिन इसी तरीके की एक और दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है जिसमें अगर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब हो या जहांगीर तरीन हो, इनकी जो सियासत और जो पार्लिमानी सियासत है उसके रास्ते खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत अहम नौयत की डेवलपमेंट है। साथ साथ आज जो इमरान खान साहब का मुतवक्का लॉन्ग मार्च है, रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले करने के हवाले से बात हुई है, वो फैसला किया गया है कि रेड जोन की जो सिक्योरिटी है, अहम सरकारी इमारत हैं, वो फौज के हवाले की जाएगी। इमरान खान साहब पेशावर पहुंचे हैं, लोगों को कह रहे हैं अपने पार्लिमानी जो सूबाई असम्बली के उनके अराकीन हैं, वुज़रा है, इमरान खान साहब ने सबसे कहा है कि वो तैयार हो जाएं क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कहती है कि इस हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ते या इतवार के रोज लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी और वो लॉन्ग मार्च की कॉल कोई दूर की कॉल नहीं होगी बल्कि इसी माह के आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर से अपने कारकुनों को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कहेगी। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन मोहतरम जनाब शौकत पराचा साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा। सबसे पहले तो पराचा साहब ये जो मरियम साहिबा कॉन्फिडेंट भी हैं, आज पासपोर्ट भी वापस मिल गया, इसहाक डार भी वापस आ गए हैं और वो कहती हैं कि जी नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ हो गया है, एक दरखास्त देनी है, अब फैसला मियां साहब ने खुद करना है कि वो कब वापस आएंगे। तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि अब जो रुकावट थी, जो उनके हॉट वाटर के डे थे वो सब खत्म हो गए और अब नवाज शरीफ साहब
نے خود ٹائمنگ کا فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے وطن واپس آنا ہے؟ بہت شکریہ، اور دیگر معزز مہمانوں کو بھی میرا سلام۔ جس دن مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی اور نیب سے کہا گیا تھا کہ 4 سوالات کے جواب دیں، اور نیب کسی سوال کا جواب سامنے نہیں لا سکا تھا، اور عدالت نے ڈانٹ بھی پلائی تھی کہ آپ نے جو ثابت کرنا تھا وہ تو آپ ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے، تو میں تو اسی دن کلیئر ہو گیا تھا جب آبزرویشنز آئی تھی۔ اب جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے آپ بات کریں، دیکھیں وہ پہلے بھی ایک بار میاں نواز شریف کے ساتھ آئی تھیں، اس وقت وہ جیل جانے کے لیے آئی تھیں اور دونوں باپ بیٹی جیل چلے گئے تھے۔ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ان کی جو ایک فیصلہ ریجیکٹ ہوا تھا بیل کا، وہ کیس آف دی میرٹ پہ ریجیکٹ نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں تھا کہ میرٹ سنے گئے۔ عدالت نے کہا تھا کہ چونکہ ان ابسینشیا آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی، ہم آپ کا رائٹ ٹو بیل وہ ہم رکھتے ہیں محفوظ، جب آپ پیش ہوں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو لہذا جیسے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور اس واپسی میں بھی عدالت نے کہا، اریسٹ نہ کرنے کی بات کی، لیکن کہا کہ جب آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ابسکنڈر کا آپ کا سٹیٹس ہٹ جائے گا۔ تو اب مریم نواز شریف جو آج ایک بات کر رہی تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ جب کسی نے اسپیسیفک کوشچن کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا تو یہاں پالیٹکس آ گئی۔ جو مریم نواز شریف یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو وہ عمران خان کو بھی بھگتنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ عدالتیں جو سیاسی معاملات ہیں وہ واپس سیاست میں یا پارلیمنٹ میں بھیج رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی گئی تھی کہ جی سارے استعفے اکٹھے منظور کرائے جائیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں جائیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی عدالت نے یہی کہا کہ چلیں آپ نے معافی مانگ لی تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ لہذا عدالتیں اس وقت سزا نہیں دے رہی، عدالتیں سب کو کھلا چھوڑ رہی ہیں۔ صاحب وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی دلی خواہش ہے، تو وہ اشارہ اس طرف ہے۔ تو اب وہ خواہش پہ تو پابندی کوئی نہیں ہے، اور عدالتیں بھی حافظ عبداللہ صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی آج مریم صاحبہ نے۔ ایک تو پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی، انہوں نے کہا جی راستہ صاف ہو گیا ہے، تو اب تو سارے فیصلے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بہت ساری چیزیں جس حکومت میں آپ بیٹھے ہیں ان کے حق میں ہو رہی ہیں، اگرچہ آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو عدالتوں سے زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ جہاں آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں رول آف لا نہیں ہے، جہاں ان کے حق میں کچھ فیصلہ آتا ہے آپ کہتے ہیں لاڈلے ہیں۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ابھی بھی آپ کے لیے، اس کے باوجود کہ آپ حکومت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افسر صاحب۔ میرے خیال میں جو کیسز، جو بھی مقدمات عمران خان رجیم میں سیاسی مخالفین کے خلاف انہوں نے قائم کیے تھے، ان کے نتائج دن بدن آپ کے سامنے ہیں۔ صرف مریم نواز کی کیس کے نہیں، آگے نواز شریف کی کیس کی اور مقدمات کے بارے میں نہیں۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے تھے، شہنشاہ شاہان سمجھتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے خواجہ برادران کو جیل میں ڈالا۔ اس کیس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے۔ حسن اقبال کے کیس میں آپ کے سامنے، یعنی ہر کیس میں عمران خان کو شرمندگی کی تمغے کے علاوہ اور کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بندے میں شرمندگی کا کوئی وہ عنصر ہی نہیں ہے۔ جب یہ ایک شخص اقتدار میں نہیں آیا تھا، اقتدار سے پہلے ان کے لیے راہ ہموار نہیں کی گئی۔ آپ شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج کے بیانات آپ کے سامنے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حلفاً کلمہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا کہا گیا۔ جب ایک آدمی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پوری سیاسی مخالفین کی ایک لاٹ کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائڈ کرتے ہیں،
बड़ी पार्टियों की लीडरशिप को आप नाअहल कर देते हैं, पार्टी की सदारत के लिए भी वगैरह वगैरह। इनको आपको याद होगा, उनको तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया। इस बंदे ने झूठ कहा, बनीगाला के डॉक्यूमेंट्स जब पेश किए वो सारे जेली थे, सीडीए ने गवाही दी कि ये जेली है। बाद में उसको रेगुलराइज किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनको साजिक भी करार दिया गया और अमीन भी करार दिया गया। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अदालत आजाद हो। आज भी हमें शक है, हमें शुबा है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी पुष्टपनाही आज भी इस लाडले को हासिल है। वो इस वजह से कि जब एक आदमी न्यूट्रल को गाली बना देता है, न्यूट्रलिटी को वो मुनाफकत कहते हैं, एक आदमी न्यूट्रल को जानवर कहते हैं, एक आदमी अपने आप को सराजुद्दौला और सिपा सालार को मीर सादिक, मीर जाफर डिक्लेयर करते हैं, फौज की तबाही की बात करते हैं, मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम की बात करते हैं, चौकीदार के नाम से किसको मुखातब करके वो तौहीन और तजलील और तज़हीक करते हैं, फिर भी ये शख्स घूम रहा है, आजाद बोल रहा है। और आप खुद देखिए, जिस खत को वो हाथ में लहरा लहरा के कहते थे कि ये अमरीकी साजिश है, वो वजीर आजम की हैसियत में वजीर आजम हाउस में बैठकर वजीर खारिजा के साथ, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और दिगर के साथ, वो असद उमर के साथ वो साजिश बना रहे हैं। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, कौम के खिलाफ। अब आप कहते हैं, और एक जुमला और कहते हैं कि अब इसके जरिए हम खेलेंगे, खेल खेलेंगे। किसके साथ खेल खेलेंगे? कौम को बेवकूफ बना रहे हैं आप। रियासत के खिलाफ, रियासत की मईशत के खिलाफ खेल खेलेंगे तुम। बाबा, ये तो डायरेक्ट आर्टिकल 6 के तहत आता है यह बंदा। इसको तो बनीगाला के बजाय अडियाला में होना चाहिए, लेकिन फिर ये भी आजाद घूम रहा है। और मीडिया पर इनकी तकारीर आपके सामने, इनकी तकारीर पर, इनकी गुफ्तगू पर तो पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आलिया हमजा साहबा, हाफिज अब्दुल्ला साहब कहते हैं अभी भी इमरान खान साहब लाडले हैं, उन्हें सपोर्ट हासिल है और उन्हें बनीगाला के बजाय अडियाला में होना चाहिए था। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अभी मरियम साहिबा ने की कि उन्हें हुकूमत में रहते हुए भी हासिल नहीं है, इसके ऊपर आपका कमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। उन पे तो मैं बाद में आऊंगी और पूरी डिटेल के साथ आऊंगी। उनका रोना धोना तो हमेशा ही शुरू रहेगा और कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कल रात जावेद लतीफ का रोना भी आपने देखा था, हमें तो जबरदस्ती भेजा गया हुकूमत के अंदर। दूसरे आकर एक और साहब कहते थे कि अगर हमें इलेक्शन में जबरदस्ती धकेला गया, इन्हें हर चीज में जबरदस्ती धकेला जाता है, खुशी से कोई काम नहीं करते। असल में ये सिर्फ NRO 2 लेने आए थे, जो NRO 2 लेने की वजह से जो है ना ये सारे काम करते रहे। किसी ने जबरदस्ती कराए हैं या खुशी से कराएंगे तो बाद में फैसला करेंगे। असल में यहाँ पर मसला है, ये मसला ये है कि मईशत की जिनको अलिफ बे भी नहीं आती ना, वो यहाँ बैठ के मईशत के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। पहले तो 6 महीने में 2 वजीर खजाना इन्होंने बदल दिए। एक वजीर खजाना आकर कहता है कि जी डॉलर की कीमत 200 से नीचे होनी चाहिए। तो मुझे ये जवाब दे, जो 50 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी थी और अवाम को बिजली के बिल, महंगी LNG, महंगे फर्नेस ऑयल, महंगा पेट्रोल, महंगी इंपोर्ट की सूरत में अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इनके तजर्बाकार हुकूमत। फिर उसके बाद आ जाए जो IMF के ऊपर इन्होंने किया है ड्रामा, उसका कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है वो मुश्किल फैसले थे, ये सियासत बचाने आए थे, रियासत बचाने आए थे, या अब आकर डॉलर साहब का इंतजार करना था कि डॉलर डार आएगा तो डॉलर को हम कम करेंगे? तो ये मैं बता दूं, पहले भी ये अपनी सियासत, करप्शन केसेस बचा रहे थे, NRO 2 लेने के लिए कर रहे थे, अब भी ये यही करे। जो मईशत की तबाही है उसका मुकदमा पूरी PDM पर होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हिसाब दे जो 6 महीने के अंदर, जो अब आप कह रहे हैं 200 से नीचे होगी, तो आप तकरीबन कोई 70 रुपए डॉलर बढ़ा चुके हैं। उसके बाद इकोनॉमी वाली बात आपने जो इजाफा कर चुके हैं। सिर्फ एक सेकेंड, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अवाम को रिलीफ था तो जब हमने दिया था तो वो क्या था? वो IMF से गद्दारी थी, वो IMF को धोखा देना था। और आज ये जो कुत्ते बिल्ली का खेल या आपस के अंदर लड़के अवाम को ये बेवकूफ बना रहे। असल में डॉलर डारने आना था जो सैलाब जदगान के लिए। यहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं ना, उन पैसों को भी तो अब बाहर उन्होंने भेजना है ना किसी तरह से, उनको भी तो ठिकाने लगाना है, कोई दुबई लगाना है, कोई लंदन भेजना है उन्होंने। फिर आ जाए ये जो इमरान खान साहब के ऊपर बात होती है, इमरान खान साहब के ऊपर आप बोगस केसेस बनाएं, आप तौहीन अदालत के
केसेस बनाए। आप कल को तो आप ये बना देंगे तौहीन मिनरल वाटर का भी आप केस बना देंगे उनके ऊपर, कभी आप तौहीन मजहब का केस बनाना शुरू कर दें। तो ये वो केसेस है जिन्होंने उड़ना ही था। इन केसेस का मुकाबला आप करप्शन केसेस से कर रहे हैं। करप्शन केसेस भी वो उन एवन फील्ड की जिनके अंदर माशाल्लाह से ये सारे बैठे हैं, और वो जो मरियम ने पापा के पास जाना है तो पापा के पास भी उन्हीं एवन फील्ड में, वो तो कह रहे हैं पापा आप खुद ही आ रहे हैं, पापा आप खुद ही आ रहे हैं, मरियम कह रही हैं अब आ रही हैं। नहीं जी, उन्होंने आज बता दिया मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ पर पाकिस्तान में हो नहीं सकती, यानी 35 साल हुकूमत करें, सर्जरियां कराने बाहर जाए, और जब इक्तदार में हो तो अवाम के सेहत कार्ड भी बंद कर दे। चलें अब शौकत पराजा साहब, ये जो बात है आलिया साहिबा की, जो मैं उससे नतीजा निकलता है वो ये कि केसेस कमजोर हैं खान साहब के ऊपर, इस वजह से वो केसेस उड़ जाते हैं, रिलैक्सेशन नहीं है। इसका कंपैरिजन उन केसेस से ना करें जो करप्शन से रिलेटेड बाकी लोगों के केसेस हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये रियायत नहीं है, कोई लाडले नहीं है इमरान खान साहब, जान नहीं है चीजों में। देखें, ये अदालत फैसले कर रही है ना, या तो एग्जीक्यूटिव फैसले कर रही होती तो मैं फिर तो कमेंट करता। अदालतें जब फैसले कर रही हैं कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रही हैं। मुझे जितने भी फैसले हुए, फॉर एग्जांपल खान साहब को माफी देने का मामला था, वो पहले दिन से ही खान साहब के दिल में था कि मैं जज साहबा से मदद करना चाह रहा था, जैसे शेख रशीद अहमद ने उसी दिन कहा था। जी ठीक। तो दूसरा जो पीटीआई ने कहा कि हमारा मकसद जज साहबा को बेइज्जत करना या उनको थ्रेट करना नहीं था। जब थ्रेट करना मकसद नहीं था, बेइज्जत करना मकसद नहीं था, तो फॉर एग्जाम्पल वो क्यों करते। और जब अदालत के सामने उन्होंने अभी कल से पहले जो हफ्ता था उसमें उन्होंने लिख कर दे दिया और फिर खान साहब चले भी गए। देखें, मैं हूं, आप हूं, इवन हाफिज साहब हूं, मेरे लिए मोहतरम है हाफिज साहब, हम सब कहते थे कि जी खान साहब के ज़हन में तकब्बुर है, उनकी गर्दन में सरिया है, वो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भाग जाएगा, क्योंकि खान साहब तो एक स्टैचूर ऐसा है कि माफी नहीं मांगते। तो खान साहब ने तो माफी मांगी ना जाकर, खान साहब ने कह दिया ना। अब मैं कहूँ कि जी दिल से नहीं मांगी, ये तो कोई पैमाना है, ये तो कोई आला है नहीं कि जिससे चेक किया जा सके। एग्जैक्टली, मेरे पास ये कोई पैमाना नहीं है इस चीज का। ठीक है, पहले जो अदालतों ने फैसले दिए, मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं, उन फैसलों में फ्लॉज थे। मसलन साकिब निसार ने जितने फैसले दिए सारे फ्लॉड फैसले थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कुछ डाला गया वो बनता था, वो था क्या? वो नहीं था। वो अब तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मैंने खुद एतराज किया था काबीना में कि यार ये नहीं है चीजें। अब देखे ना, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि वो नहीं था, और जिसने आकर कहा अल्लाह को जान देनी है असेंबली में, वो भी एक दिन कह देंगे कि जी वो मुझे पता नहीं था। वो कहते हैं मुझे मेरे सामने जो है ना वो ब्रिगेडियर साहब ने कसम खाई थी, इस वजह से मैंने यकीन किया था, उन्होंने ये कहा है। देखा तो नहीं था ना, उन्होंने खुद भी तो अल्लाह को जान, सब ने अल्लाह को जान देनी है, लेकिन जिसने पार्लियामेंट में कहा था मैंने अल्लाह को जान देनी है, यानी खुद भी उन्होंने तो नहीं देखा था। तो जो माजी में फैसले किए गए, चाहे हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से या अदालत, तो उस वक्त तो खैर पीटीआई की हुकूमत नहीं थी जब साकिब निसार साहब फैसले कर रहे थे बैठ के, वो गलत फैसले थे। वो आज अदालत ने, देखें आगे चलकर मुझे नहीं पता आप डिस्कस करेंगे या नहीं, ताहयात नाअहली तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये काला कानून है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये काला कानून है और ये गलत फैसले हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो फैसलों की लहर थी, वो पीटीआई को इक़्तिदार में लाना था, वो आरटीएस फेल होना था, वो पीटीआई का वो कहता है ना पंजाबी में झूठा लेना सी, वो झूठा ले लिया 4 साल में, वो झूठा हम लेते रहे, लेकिन वो फैसले गलत थे। उस झूठे के बाद पराचा साहब लोग कहते हैं हूं आराम है। ये हाफिज साहब कह लेंगे, आप कह लें, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो वो बात करूँगी जो सोशल मीडिया पे लोग बातें करते हैं। वो मैडम आलिया भी कह देंगी कि 6 महीने में होना आराम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हक बजाने में वो अपनी जगह पे बिल्कुल। आप देखें ना, जब पॉलिटिक्स की बात होगी तो फिर हर कोई अपना अपना स्कोर रखता है ना। बात है। हाफिज साहब कह देंगे 4 साल में कि
घी जो था 2018 में कुकिंग ऑयल 175 रुपए मिलता था, वो पीटीआई की हुकूमत में 5.25 हो गया और अभी 6 महीने वाले उसको नीचे नहीं ला सके। पेट्रोल कहाँ चला गया? लेकिन पेट्रोल का तो खैर एक ये है ना कि अगर सब्सिडी ये बरकरार रखती है हुकूमत तो पेट्रोल आज भी 160-70 होता। चूंकि आईएमएफ के मुआहदे में था कि सब्सिडीज आपने खत्म करनी है और एक्चुअल रेट पे आपने कंज्यूमर को देना है, तो वो बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। वो काम जो मिफ्ता इस्माइल ने किया कि सब्सिडीज विदड्रॉ की, क्योंकि आईएमएफ के साथ मुआहदे में था। तो पुराने जो फैसले थे वो गलत थे। आज अगर उन फैसलों को रेक्टिफाई किया जाता है, मसलन आई रियली अप्रिशिएट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि ये अदालत जो है वो सियासी मुकदमात में अपना वक्त नहीं, हर दूसरा मामला सियासत का उठा के अदालत में ले जाते हैं, हर मामला अदालत के सामने। तो अदालतों पे फिर हम देखें, हाफिज साहब आप और मैं तनकीद करते हैं कि 40,000 केसेस पेंडिंग है। भाई सुबह से शाम तक आप सारा दिन एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा केस आप अदालतों, इसलिए अदालत बार बार मशवरा ही दे रही है कि वापस जाएं असेंबलियों में, उससे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और अपना बोझ उतारते हैं, कहते हैं जी वहां से फैसला हो जाए ताकि हमारी जान छूट जाए, हमें जो है ना हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो हाफिज साहब ये ताहयात नायली वाला मामला जो है जिसकी तरफ पराचा साहब ने इशारा किया और जो माशी मामला आलिया हमजा साहिबा ने किया, दोनों मामला आपके सामने रखता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब, आलिया हमजा साहिबा, शौकत पराचा साहब मेरे मेहमान हैं। हाफिज साहब, एक तो आलिया साहिबा ने जो कहा कि अगर हम आवाम को रिलैक्सेशन दे रहे थे, आप कहते थे आईएमएफ के मुआहदे तोड़ने, अब वही काम आप कर रहे हैं, एक इस पे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, फिर मैं ताहयात नायली वाली बात आपसे करूँ। देखिए हाफिज साहब, बात है बुनियादी तौर पर इस जो सवाल आपने किया इसके पस मंजर में सवाल है मईशत का और मईशत की तबाही का। अब मईशत क्यों तबाह हुई और इनके अवामिल और असबाब क्या है, आप भी तस्लीम करेंगे, माशी माहिरीन भी तस्लीम करेंगे। आप बताइए, जब इमरान खान हुकूमत में आया उस वक्त घी की कीमत क्या थी? जब ये जा रहा था तो घी की कीमत क्या थी? जब इमरान खान हुकूमत में आया उस वक्त बिजली और गैस की कीमत क्या थी, बिजली की यूनिट? और जब ये जा रहे थे, आप पराचा साहब को दाद दें, उन्होंने आपका जहन पढ़ लिया था पहले से, उन्होंने कहा हाफिज साहब नहीं, अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर उस पर भी आऊंगा। अगर ये हकीकत नहीं है तो आप मुझे बताइए कि ये हकीकत नहीं है। ठीक, वो यहाँ से क्यों गिनती लगाते हैं? आलिया बीबी वो वहां से गिनती लगाइए जब 25 जुलाई 18 के इलेक्शन के बाद आपकी हुकूमत आई, वहां घी की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, बिजली फी यूनिट की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, दीगर अशिया ज़रूरत की कीमतें क्या थी। जब आपकी हुकूमत जा रही थी तो फिर कीमत क्या? पेट्रोल लीटर 190 रुपए थी। लेकिन लास्ट में आपने क्या किया? लास्ट में आपने और तबाही की, पाकिस्तान को डबोने के लिए, रियासत को डबोने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, मईशत की तबाही के आपने बहुत बड़े, आपके एक सियाह दास्तान है। आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया उन सख्त शराइत की बुनियाद पर, कि माशी माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का मुआहदा नहीं हुआ है। यहां तक कहा गया कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को, स्टेट बैंक को उठा के सब आईएमएफ को गिरवी रख दिया, यहां तक बेच दिया। ये माशी माहिरीन कहते हैं, आप रिकॉर्ड देके तो फिर ये कैसे कह रही है कि मैंने आवाम को सहूलत दी, मैंने आवाम को, आपने उस वक्त सहूलत देना शुरू की। तो अब इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाया गया, तो ये मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला था या आप सब इत्तेहादी हुकूमत का फैसला, आप मशावरत में शामिल थे? मैं बाद में ये पूरी कर लूं। देखिए, जब सब शराइत पर आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, फिर आईएमएफ के मुआहदे को तोड़ा क्यों तोड़ा? इसलिए इनको इल्म हुआ कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, मैं रुखसत हो रहा हूं, तो उन्होंने रियासत को डबो दिया। अपने सियासत बचाने के लिए उन्होंने वो मुआहदा तोड़ दिए जो उन्होंने आईएमएफ के साथ किए। तो आईएमएफ के साथ मुआहदा भी जरिया बना पाकिस्तान की मईशत को डबोने का, और फिर जब तोड़ा वो भी जरिया बना, सबब बना मईशत को तबाह करने की, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने। जैसे अमरीकी साइफर आपके सामने, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसको हम मिनट्स करार दे कि लोगों को क्या पता है कि ये साइफर है, ये गुफ्तगू है, दो की या तासुरात है, हम लेटर कहेंगे। क्या तुम अपने सियासत की बचाव के लिए रियासत को डबो रहे हैं? कौम की जज्बात के साथ तुम खेल रहे हो? ये है इनका वो।
اب آپ آ جائیے، جب معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا، ریاست کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا، آپ ان کی کیا خوبیاں مجھے بیان کریں گے؟ کون سی خوبی ہے اس کی جس پر میں ہاتھ یا قوم ہاتھ رکھ کے کہے کہ ان کو زندہ آباد کہے؟ اس میں زندہ آباد کہنے کا کوئی نقطہ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ زندہ آباد، کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ چلے حافظ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اسحاق ڈار والا جواب دے دیں تو پھر میں آگے بڑھوں۔ دیکھیے، اسحاق ڈار جو ملک سے گیا تھا نا، وہ ناجائز تھا، ناجائز تھا قطعاً۔ کیوں ان کو اس پر مجبور کیا؟ ایک ہی پیسہ، ایک روپیہ تم ثابت نہ کر سکے، نہ نواز شریف پر، نہ مریم نواز پر، نہ شاہد خاقان عباسی پر، نہ احسان اقبال پر، نہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان پر۔ کس پر آپ نے ثابت کیا؟ تمام ادارے پیچھے پڑے تھے۔ تم نے مولانا کو کہا کہ ریزلٹ کے پرمٹ لیے، آپ کے پاس 10 سال حکومت خیبر پختونخوا کی، 4 سال آپ کے فیڈرل میں حکومت دی اور تمام ادارے آپ کے انڈر کنٹرول تھے، کیوں ثابت نہ کر سکے؟ کیوں انکوائری نہیں کی؟ تم نے جھوٹ کیوں بولتے ہو تم؟ ٹھیک، علیہ صاحب، الزام تراشی کے علاوہ اور جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف امریکی سازش کی بات کرتے، امریکی سائبری کی بات کرتے، اور دوسری طرف کہتے دیکھو امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ کیوں؟ تم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہو، امریکہ سے ڈر کے امریکہ کا نام نہیں لینا۔ تم کو بتاؤ نا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ علیہ صاحب تاحیات نااہلی والی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس طرح، کیونکہ معیشت پہ کافی بات ہو گئی آج۔ سپورٹ کیا آپ اس طرف کی بات نہ کریں، ایک سیکنڈ آپ اس طرف کی بات نہ کریں، آپ مجھے جواب دے لینا دیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈیزل کس نے کہا تھا مولانا صاحب کو، ذرا اس کا نام بھی لے لیتے، وہ تو آپ کے ساتھ اتحادی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی سے ذرا پوچھتے کہ کون سے ڈیزل کے پرمٹ مولانا صاحب نے لیے تھے جس پہ ان کا نام انہوں نے ڈیزل ڈالا تھا۔ تو یہ میرا یا عمران خان کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اپنے اتحادی جماعتوں سے پوچھیں۔ اور دوسری بات، انہوں نے کہا جی امریکہ سے ہم تھوڑی ڈرتے ہیں، تو یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، وکی لیکس کے اندر آیا تھا کہ مولانا صاحب جا کر ملے تھے امریکی ایمبیسڈر سے اور اپنی خدمات پیش کی تھی، اور کہا تھا اگر آپ مجھے وزیر اعظم بناتے ہیں تو جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا۔ اور پھر وہ جو بات ہے کہ عورت کی حکمرانی نہیں ماننی اور بے نظیر صاحبہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ساری باتیں پی ایم ایل این کرنے والی تھی، اور پی ایم ایل این نے وہی آپ کی تصویریں جاری کی تھی، اور پی ایم ایل این میں خواجہ آصف نے یہ ساری سیاست کی تھی۔ تو اب تو آپ رل مل کے بیٹھے ہوئے، تو یہ فیصلہ بھی ذرا آپس میں کر لیتے کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور تم لوگ 20 سالوں سے ہمیں کون کون سے القابات سے نوازتے رہے۔ میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اچھا نہیں، ایک سیکنڈ کہاں سے چلیں، میں بات تو نہیں اس پہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کل جس طرح کی زبان انہوں نے مولانا صاحب نے ہمارے لیے استعمال کی ہے، پی ٹی آئی کی عورتوں کے لیے استعمال کی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ پی ٹی آئی کی عورتیں تتلیاں ہیں، نہ ہمارے گال جو ہیں، جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہماری ایڑیاں سے زیادہ ہمارے گال جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی، تو یہ ایک اسلام کے جو اسلام کے اوپر ووٹ لے کر آئے، انہیں یہ باتیں آ کر کرنی چاہیے، اور وہ بھی ملک کی عورتوں کے بارے میں، اور وہ بھی ان لوگوں کے بارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں اسلام کے نام پر آپ آتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں؟ تو اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت دیتے تھے کہ بیٹی آتی تھی تو چادر بچھا دیتے تھے، یہاں یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور امریکہ کو مائی باپ کو عمران خان نے نہیں بنایا ہوا تھا، آپ کی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ اب آج جو یہ تاحیات نااہلی والی بات پہ ذرا مجھے علی صاحب بتا دیں، کیونکہ دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ، مجھے پوری بات کرنی ہے۔ سائفر پر بات ہوتی ہے تو سائفر کو میں ذرا بتا دوں اور ٹرانسکرپٹ کو میں یہ بتا دوں، کیونکہ پوری پی ڈی ایم اس کے اوپر سیاست کرتی ہے۔ سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر بی بی اب تو پوری پاکستان میں جو بچہ 6 سال کا ہے اس کو بھی پتا چل گیا سائفر کیا ہوتا ہے۔ اتنے دنوں سے سائفر ہو گیا، لیکن ان کو نہیں پتا چلا۔ ایک سیکنڈ ان کو نہیں پتا چلا، نہ ان کو ٹرانسکرپٹ کے مطلب پتا چلے، نہ ان کو سائفر کے مطلب پتا چلے۔ سائفر بیرونی حکومتیں نہیں بھیجتی، سائفر سفیر بھیجتا ہے، اور سفیر اس کو کوڈ ورڈز کے اندر بھیجتے ہیں جس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔
समझने के लिए, जो कल से ये रोना धोना और ये कहानियां बनाते हैं और जी मास्टर कॉपी की कॉपी कहीं पर पड़ी है, तो ये मैं बता दूं, खुदा का वास्ते पहले जाकर चीजों के ऊपर गौर खोज कर लिया करें। फिर बात आई इमरान खान करता है जो भी करता है। जी इमरान खान के आने के बाद जो इन्फ्लेशन की रेशो थी, यानी मैं एक समराइज कर दूं कि आटा कितना था तो चीनी कितनी थी, तो सबकी समरी ये थी कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है 12% की थी। अब ये सारी फैक्ट फजिंग के बावजूद भी इस वक्त जो महंगाई है वो 23% की है। चले आलिया साहब, अब मैं ताहयात नाअहली वाला सवाल आपके सामने रख दूं। धोखा किया है। अगर आप मुझे एक सेकंड अगर जान के अमान पाऊं तो ताहयात नाअहली वाला सवाल आपके सामने रख दूं। नहीं, एक सेकंड, डायनामिक्स की क्या है? एक्सपोर्ट आज की आपकी गिर गई है, तबाह हो गई है, और आकर मईशत का क्या हमें सबक पढ़ा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं मैं डॉलर की कीमत कम कर दूंगा, को खुदा को माने 5 महीनों में 8 बैंकों ने आपको डॉलर के ऊपर धोखा दिया है। किसी ने पकड़ा उनको? ये सारे ये जो ये कर रहे हैं, इनको मईशत की अलिफ बेपे का नहीं पता। और चले अब आ गई आपकी मईशत के ऊपर बात आपने कर दी। ताहयात नाअहली वाले मामले के ऊपर आप ये जो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है, फैसल वाडा साहब की दरखास्त की जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये काला कानून है, आप भी यही समझती? देखिए मेरी एक बात सुने, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आज चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि ये काला कानून है, उसके फौरन बाद सेनेट के अंदर एक बिल पेश हो जाता है और उसके अंदर क्या कहा जाता है? उसके अंदर ये कहा जाता है कि उसमें से सादिक और अमीन का वर्ड निकाल दें। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, ये मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते कि पार्लियामेंट का और सेनेट का मेंबर ही वो बनेगा जिसके ऊपर करप्शन के केसेस होंगे, जो कोई चोर ये आप कर देते ना। 4 साल आपकी हुकूमत थी, तो होना ही नहीं चाहिए। 4 साल आपकी हुकूमत थी, लेजिस्लेशन करते, आपने जो लेजिस्लेशन चाहिए कर ली। मेरी बात नहीं सुनी, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आपने उसका जवाब ये दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा है, मैंने जो बात की है काश आपने वो सुनी होती। तो आप ये हम ये लेजिस्लेशन को जाते थे और आपने सुन लिया ना, सादिक और अमीन होना चाहिए, उसके नाम के ऊपर बेनामी असासे नहीं होने चाहिए। वो अपनी फैमिली के जायदादों का जिम्मेदार है। मैं जो बात कर रही हूँ हम वो करना चाहते थे, ये करना चाहते हैं। चले शौकत पराचा साहब, अब ये ताहयात नाअहली वाले ये जो आज रिमार्क्स हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये आपको लगता है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये रास्ता खुल जाएगा जहांगीर तरीन साहब का भी और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब का? देखें, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ी हैं। एक तो वो जो 25 MPs थे पंजाब असेंबली वाले, जिनके वोट भी नहीं गिने गए और जिनको डी-सीट भी कर दिया गया, तो अदालत ने भी इसी तरह के एक दिन रिमार्क्स दिए थे कि वोट के हक से किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता, आप वोट काउंट करके डी-सीट कर सकते हैं। तो वो मामला भी पेंडिंग पड़ा है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। और ये जो ताहयात नाअहली वाला, इस चीज को तो मुल्क के जितनी बार एसोसिएशन हैं, जितनी लीगल कम्युनिटी है, वो भी कबूल नहीं कर रही कि 5 साल तो लिखा हुआ है ना आइन में जी, तो ताहयात तो आइन में नहीं लिखा हुआ कहीं पर। अगर 5 साल भी किसी और कनोटेशन में लिखा हुआ है तो ये तो साकिब निसार ने खुद आइन लिख दिया था जिसका उसको अख्तियार ही नहीं था। लिहाजा ये मामला अगर आज किसी के एडवांटेज में जा रहा है तो कल किसी और के एडवांटेज में भी आ सकता है। अगर फैसल वाडा साहब को अगर आज रिलीफ मिल रहा है तो किसी और को भी तो रिलीफ मिल सकता है। और अगर वाकई लीगल पर्सपेक्टिव में लीगल कम्युनिटी एक चीज को समझ रही है कि ये बेसिक और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो फंडामेंटल राइट्स फैसल वाडा साहब के भी हो सकते हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के भी हो सकते हैं, वो जहांगीर खान तरीन साहब के भी हो सकते हैं, वो मुस्तकबिल में किसी और के भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अक्रॉस द बोर्ड जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप भी बात कर रहे थे और मैं भी गुजारिश कर रहा था, अगर आज वक्त आ गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ट्रीट किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है हम सबको वेलकम करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज अब्दुल्ला साहब, शौकत पराचा साहब, आलिया हमजा साहबा मेरे मेहमान हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये ताहयात नाअहली वाला मामला, आप भी ये समझते हैं ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले बात नहीं हो सकी आपसे? देखिए, मैं 2-3 बातों का वो आलिया बीबी ने बातें की, मैं एक उसका मुझे इजाजत दे। देखिए, बात यह है कि इनकी सियासी मुनाफकत को आप देखें,
ایک طرف قوم کو امریکہ مرداباد کے پیچھے لگایا گیا کہ امریکہ مرداباد، خود کہتے تھے کہ امریکہ کا نام ہی نہیں لینا، میں نہیں سننا چاہتا، اور دوسری طرف امریکی فرم کو ہائر کر کے ماہانہ 60 لاکھ روپے یعنی $25,000، اور یہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ خیرات اور صدقے کے نام پر عوام کا پیسہ ہے، وہ بٹورتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ امریکی فرم کے ذریعے امریکہ سے PR بڑھانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ادھر آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف PR بڑھانے کے لیے سالانہ ماہانہ 60 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، تو یہ منافقت کیوں؟ ایک طرف ڈونلڈ لو کو آپ اس امریکی سازش کا ایک کردار سمجھتے ہیں، دوسری طرف ڈونلڈ لو کو ریڈ کارپیٹ کے ذریعے استقبال دیتے ہیں، یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ معیشت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین دونوں ثبوت کے وزراء خزانہ کو کیا کہتے ہیں معیشت کے بارے میں؟ میں حقائق پر بات کرتا ہوں، ہم اس وزارت عظمیٰ پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بیچتے ہیں جو وکی لیگ سے بیک میں مانگتے ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے ایک طرف قوم کو امریکہ کے پیچھے لگایا، دوسری طرف راگن رافیل کے ذریعے تعلقات بنانا چاہتے ہو، امریکی فرم کے ذریعے تعلقات بنانا چاہتے ہو، ریڈ کارپیٹ کے ذریعے اس کا استقبال کرنا چاہتے ہو۔ جہاں تک آپ نے نااہلی کی بات کی، دیکھیں بات یہ ہم اس کے قائل ہیں کہ سزا ملنی چاہیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن سزا وہ ہونی چاہیے جو آئین میں ہے۔ کیا آئین میں یہ لکھا ہے کہ تاحیات نااہلی؟ جی پراچا صاحب کہتے ہیں بالکل نہیں ہے ایسی بات۔ جب نہیں ہے آئین میں تو پھر یہ فیصلہ آئین کے خلاف کیوں دیا گیا؟ وہ جسٹس ہمارے جو کیا نام ہے بابا رامتے نے کیوں دیا؟ یہ تو اس بابا رامتے سے پوچھنا چاہیے۔ یہی کام ایک طرف عمران خان کا لیے بابا رامتے شفقت کا کردار ادا کرتا رہا، اور دوسری طرف بابا چمیا شفقت کا کردار ادا کرتا رہا، اس لیے ان کو اسٹیشن بھی مل گئی ایک نیب کے آرڈیننس سے۔ یار آصف صاحب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ مذاق اور مسخرہ نہیں تھا وہ حکومت جو گزشتہ پورے 4 سال حکومت؟ کہاں قانون اس نے پولیس ریفارم کی بات کی، کیا ریفارم ہوئی؟ انہوں نے عدالتی اصلاحات کی بات کی، کیا انہوں نے اصلاحات کی؟ انہوں نے انتقام کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں ہے، گالی کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ان کا معاشی ویژن کہاں سے شروع ہوا؟ انڈے سے شروع ہوا اور کٹھے پہ ختم ہوا، یہ ہے ان کے معاشی ویژن۔ اچھا وقت کا یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے معاشی ماہرین 5 FBR کے چیئرمین تبدیل کیے گئے، 4 وزراء خزانہ تبدیل کیے گئے۔ میں عالیہ صاحب آپ اس ماہ کے آخر میں اسلام آباد آ رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، اناؤنس ہو رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تیاری مکمل ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گی مجھے تو آج پتہ چلا ہے منافقت ہوتی کیا ہے۔ منافقت پتہ کیا ہوتی ہے کہ ایوان کے اندر آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو سپورٹ کریں اور شریعت عدالت کے اندر جا کر درخواست دے دیں، اسمبلی کو آپ 3.5 سال ناجائز قرار دیں، اس کے بعد اسی اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھیں اور پھر یہ بھی دیں کہ ملک کے وسیع تر وفات کے اندر اس اسمبلی کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے۔ پچھلی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں تبدیلی کریں اور بعد میں آپ یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ آ کر یہ کہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یا حج سکینڈل میں ابھی جو ہو رہا ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے صرف ایک پراچا صاحب نے مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا کہ یار یہ سوال کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ نے، اور پراچا صاحب کو دیکھیں میری بات تو ظاہر ہے، دیکھیں ہم نے ظاہر ہے اپنا ہی جواب دینا ہے کیونکہ مجھے سوال کا جواب دینا ہے، تو اس لیے ہم نے نہ پہلے منافقت کی تھی، اب یہ جو یہ کہہ لے کہ جی بابا رحمتیں کو یاد کر لیں، ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جنہوں نے اقلیت کو اکثریت پہ مسلط کیا، ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جو اسحاق ڈار کو وہاں سے ایئر فورس کے طیاروں کے اندر اشتہاری کے سٹیٹس سے لے کر آئے، ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جو مریم بی بی کو ٹرے میں رکھ کر پاسپورٹ دے رہے ہیں، ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جن کی رحمتوں کے سبب آج نیب ترامیم سے 1 to all پوری PDM کی لیڈرشپ مستفید ہو رہی ہے، ہمیں تو ان کی رحمتیں یاد آ رہی ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ کے ٹرم یوز کر کے آپ آ رہے ہیں، اب اسلام آباد آ رہے ہیں اس ماہ کے آخر میں،
इमरान खान साहब को इक्वेट करना शुरू करने की कोशिश करें इन चोर लुटेरों से, जो चोर लुटेरे इमरान खान के ऊपर 2000 मिनरल वाटर की चोरी लगाते हैं। शुक्र है ये नहीं कहा हमने तो ना एवेंस फील्ड बनाया, ना 15 मिले बनाए, ना हाउसिंग सोसाइटीज, ना किसी के लिए हमने पावर प्लांट इंपोर्ट किए, ना हमने किसी को जो है वहां से हमने। साहब मैं बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाह रहा था। दो लोग इक्वेट नहीं हो सकते। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये साइफर इतना शोर मच गया है, फॉरेन ऑफिस वाले परेशान हैं, हैरान हैं, क्या है वहां माहौल? इसका अगर मुझे शॉर्टली 1 मिनट में बता दें कि ये बहरहाल एक ओवरऑल इंटरनेशनल डिस्कशन है इस वक्त। नहीं, सफारतकारी को खास तौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तो बड़ा नुकसान पहुंचा। ठीक बात है, मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कि पाकिस्तान के सवाए इसराइल के बाकी तो सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात और हर मुल्क अपने कौमी मफादात के तहत अपनी पॉलिसी चलाता है। बज़ाहिर जो मुस्कुराहटें बाद आपको मीटिंग्स के बाद कैमरे के सामने नजर आ रही होती हैं, अंदर जो मीटिंग होती है वो बार वो मुख्तलिफ माहौल होता है। लेकिन चूंकि हर मुल्क का अपना सीक्रेट एक्ट होता है, हर मुल्क को डिप्लोमेसी में ये पता होता है कि हमने कुछ बातें हैं जो बाहर करनी है, कुछ बातें हैं जो बाहर नहीं करनी। अभी तो पाकिस्तान के ऊपर तो ये डैमेज हो गया कि पूरी दुनिया कॉशियस हो गई कि यार इनको हम कोई बात करेंगे ये तो जाकर हमारा तमाशा बनाएंगे, ये तो जलसों में खड़े होकर तकरीरें करेंगे। और इस पर फॉरेन ऑफिस ने तो इस पे बाकायदा बयान भी दिया है कि इससे हमारी खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, इन बयानात को बंद किया जाए। ये जो स्टेटमेंट्स रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं किसी भी साइड से। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही बात है कि बिला तफरीक कोई एक लास्ट सेंटेंस हाफिज साहब, इमरान खान साहब आ रहे हैं, आपकी भी तैयारी मुकम्मल है? देखिए, इमरान खान साहब को 50 जलसे उन्होंने किए हैं। जी ठीक है, मैं तो जलसे नहीं कहता हूँ, ये सारी जलसियात थी, बल्कि ये महफिल मौसीकी थी, कंसर्ट थे, म्यूजिकल शो थे। उनको इजाजत है, महफिल मौसीकी करते हैं, म्यूजिकल शो करते हैं, कौम को नौजवानों की अखलाकियात को तबाह करते हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। जहाँ तक जलसे हैं बिल्कुल वो जलसा कर सकता है, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की, जैसे 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीवी सेंटर पे उन्होंने हमला किया, ऑफिसर्स को जदोकोब किया गया, रियासत के अंदर उन्होंने रियासत बना के रखा था, ये इजाजत नहीं देंगे। अगर उन्होंने कोशिश की तो कानून की हाथ बहुत मजबूत है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आलिया हमजा साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, शौकत पराजा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।